स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम सिलेक्शन। स्टूडेंट, आज के सेशन के अंतर्गत हम देखने वाले हैं अपने सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अंतर्गत पहला चैप्टर इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है वो आपका पहला चैप्टर है। तो यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के तो हम टॉप 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो लगातार 2020 से लेकर के 2025 तक के पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हर एक वो बहुविकल्पीय प्रश्न को कवर किया गया है। यहाँ पर हर 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आपका 40 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर पक्के होने वाले हैं। किस प्रकार से? क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो सेशन है इसको कॉन्सेप्ट के तरीके से लिया। मतलब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर क्वांटिटी पर फोकस नहीं की जाती, यहाँ पर हर एक चीज़ की क्वालिटी होती है। क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हम इस क्लास को। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता होती क्या है? आप नेपोलियन संहिता को समझिए। तो नेपोलियन संहिता का आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले समझिए। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो नेपोलियन संहिता जो है उसे नागरिक संहिता कहा जाता है। तो नेपोलियन संहिता किसने लागू की थी? तो नेपोलियन संहिता यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, नेपोलियन। तो नेपोलियन संहिता जो है वो नेपोलियन ने लागू की थी। तो यहाँ पर नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1789 ईस्वी को नहीं लागू की गई थी क्योंकि फ्रांस की क्रांति हुई थी, और 1799 ईस्वी में भी नहीं लागू हुए थे, 1815 ईस्वी में भी नहीं हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मतलब कि जो फ्रांस की महिलाएं थे उनको मताधिकार का मतलब क्या हो? मत देने का अधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार फ्रांस की महिलाएं जो थी उनको कब प्राप्त हुआ? तो 1945 ईस्वी में नहीं प्राप्त हुआ था, 1804 ईस्वी, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और 1805 ईस्वी। तो राइट आंसर जो होगा वो 1848 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार देना प्राप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1789 ईस्वी की फ्रांस क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? मतलब जो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, क्रांति के समय मतलब वही फ्रांस की क्रांति की बात की जा रही है। तो फ्रांस की क्रांति के समय जो राजा था वो कौन था? तो लुई 16वां था। यहाँ पर रोमन अंकों में दिया गया है। तो रोमन अंकों में सही ऑप्शन जो होगा वो लुई ए ऑप्शन हो जाएगा। लुई 16वां जो था वो 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के समय राजा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन को आप पहले समझिए। वियना सम्मेलन, यहाँ पर सम्मेलन वर्ड जो लिखा गया है इसके अलावा आप संधि भी लिख सकते हैं। तो मतलब पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने यहाँ पर देखा कि कभी कभी पूछा जा रहा है कि वियना सम्मेलन, या फिर कभी कभी पूछा जा रहा है वियना संधि। तो आपको ध्यान में रखना है कि वियना सम्मेलन का है या फिर वियना संधि, दोनों का एक ही मतलब हुआ। तो उसका आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1804 ईस्वी में जो था वो नागरिक संहिता लागू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1815 ईस्वी। तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था, जिसकी मेजबानी जो थी मैटरनिक ने किया था। मतलब कि मैटरनिक ने इसको किया था, और 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गैरीबाल्डी था उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो गैरीबाल्डी जो था वो एक इटली का क्रांतिकारी था। तो आपको ध्यान में रखना है कि गैरीबाल्डी एक इटली का क्रांतिकारी था, और साथ ही ये जो पेशे से था वो एक नाविक था, मतलब नाव चलाने वाला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप
प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर उठाकर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखेंगे कि 2020 से लगातार 2025 तक पूछा जा रहा है, मतलब कि किसको छोड़कर। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग है, तो इसके आने के चांसेस फुल हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है वो लगातार 2025 से लेकर के 25 में भी पूछा गया है, तो इसके 26 के आने में के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन कहा है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट, यहाँ पर आप समझिए फ्रैंकफर्ट की संधि किससे रिलेटेड है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो जर्मनी के एकीकरण, तो जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड है। तो जर्मनी के एकीकरण जब हुआ था तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो 1871 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से फ्रैंकफर्ट की संधि जो है आपको रिलेटेड समझाया जा रहा है, यहाँ से आपको रिलेशन पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर इतिहास को आपको पुरानी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट की संधि जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड है और 1871 ईस्वी को हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इटली व जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो प्रशिया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैटरनिक कौन था? तो मैटरनिक ने, यहाँ पर आप पहले वाले क्वेश्चन को समझें। अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैटरनिक जो था वो किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो मैटरनिक ने कहा था। अब मैटरनिक था कौन? तो मैटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, मतलब कि ऑस्ट्रिया देश का एक चांसलर मतलब हुआ राजा। ऑस्ट्रिया देश का राजा जो था वो मैटरनिक था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस में किस वर्ष वन सास किस मतलब फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो वो था बुर्बो वंश। बुर्बो वंश की स्थापना जो है वो पुनः की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण जो था वो निरंकुश शासन, जैसा कि फ्रांस की क्रांति तभी हुई थी जब वहाँ पर फ्रांस में निरंकुश शासन था। क्वेश्चन नंबर 13वां दिया गया है कि मैगजीनी का संबंध किस संगठन से था? मैगजीनी को जो मैस्सिनी भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम। तो इन्होंने कार्बोनरी नामक एक गुप्त संगठन स्थापित किया था, जो कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1807 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कार्बोनरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि कार्बोनरी क्या है? तो मैंने आपको बताया कि कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था जो इटली के क्रांतिकारियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था, इसे ही कहा जाता है कार्बोनरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो वर्साय की संधि दी गई है। वर्साय की संधि से रिलेटेड, वर्साय की संधि को आप समझिए। वर्साय की संधि या वाटरलू, वाटर यहाँ पर आप लिखिए कि वाटरलू का युद्ध या फिर वियना संधि जो हुई थी वो 1900, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, यहाँ पर 1800 होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्साय की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। वर्साय की संधि की बात करें तो ये हुई थी 1815 ईस्वी को, या वियना संधि भी इसे कहा जा सकता है। तो वियना संधि या वर्साय की संधि पूछा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया, ई ऑप्शन आप मान सकते हैं। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा 1815 ईस्वी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है जर्मेनिया क्या है? यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक जर्मेनिया, जर्मेनिया
क्या है? तो जर्मेनिया जर्मनी का एक जर्मन जो देश था उसका एक राष्ट्र का प्रतीक था, मतलब कि जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक था। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तब हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट की संधि, इससे आपको रिलेटेड करके चलना है। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर, ऑटो वन बिस्मार्क ने निम्नलिखित में से किस देश के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना कि यूनान एक प्रकार का पहले देश नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में यूनान एक देश है। तो इसको स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो इसको 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप समझिए। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? मतलब कि जो 1800, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1830 ईस्वी से पहले फ्रांस में जो शासन था वो संवैधानिक नहीं था, मतलब कि राजतंत्र था। तो यहाँ पर राजतंत्र था, उसके पश्चात संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया था फ्रांस में। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के टॉप 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया है। तो किस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न हमने आपको कराए कि आपके हर एक क्वेश्चन से आपका कई कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एंड करते हैं यहीं पर इस सेशन को। अगले आने वाले सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंड करते हैं अब यहीं पर इस सेशन को। जय हिंद, जय भारत।